रामपुर गांव, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा मिला जिसने सब बदल दिया। चल यार, बहुत देर हो गई है, जल्दी से लकड़ियां काट कर ले आते हैं। हाँ यार, आज जंगल की ओर चलते हैं। पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए आज ज्यादा लकड़ियां काट कर लानी होंगी। अब तो मजबूरी है, कुछ न कुछ करके ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए जितनी ज्यादा लकड़ियां काटेंगे उतना ही फायदा होगा। चलो फिर जल्दी चलते हैं और काम शुरू करते हैं। अरे बस यार, आज के लिए बहुत थक गया हूँ। बहुत लकड़ियां काट ली हैं, अब चलते हैं घर। हाँ यार, अब तो भूख भी लग गई है। चल लकड़ियां उठाते हैं और घर चलते हैं। अरे ये कौन है? इसका तो बहुत बुरा हाल किया है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसे मारा है। इसके बाद रमेश लकड़ियां नीचे रखकर उस आदमी को देखने जाता है। शायद वो भी जिंदा हो, लेकिन जैसे ही रमेश उसे उठाता है, वो आदमी अचानक अजीब सा हो जाता है। उसका पूरा शरीर बदल जाता है, चेहरा डरावना और आंखें लाल हो जाती हैं। देखते ही देखते वो रमेश पर झपटता है। दोनों वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डर तो अभी शुरू होने वाला है। गांव में अब कुछ बहुत ही डरावना होने वाला था, ऐसा कुछ जिसके बारे में अभी तक किसी को जरा भी भनक नहीं थी। बाप रे, बाल बाल बच गए हम। वो आदमी था भी या कोई जानवर? इतना डरावना था कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई भाई। उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ अजीब था। हाँ यार, उसने तुझे काट ही लिया है। जल्दी से उसको साफ करो, वरना हालत और खराब हो जाएगी। गांव में सब लोग बड़ी शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगली ही रात करीब 11 बजे रमेश की नींद अचानक खुल जाती है। वो धीरे धीरे बाहर जाने लगता है, लेकिन अब रमेश पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा डरावना हो चुका था और उसकी पूरी बॉडी कभी नीली तो कभी हरी पड़ जाती थी। रमेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा रंग नीला क्यों पड़ गया और तुम इतने डरावने क्यों लग रहे हो? उतने में रमेश अपने दोस्त को खाने लगता है। उसने अपने नाखूनों से अपने दोस्त को खरोचना शुरू कर दिया और अचानक एक जोरदार बाइट मार दी। साले काट क्यों रहा है मुझे? अबे साले, पागल हो गया क्या? दफा हो जा यहाँ से। रमेश का दोस्त उसे जोर से धक्का मारकर अंदर की ओर भाग जाता है, लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। अजीत, क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को बाहर क्यों गए थे और आप चिल्ला क्यों रहे थे? ये क्या हो गया आपको? इतना सारा खून कैसे? कुछ नहीं, ये साला रमेश, पता नहीं उसे क्या हो गया है। बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझे खाने की कोशिश कर रहा था और उसका रंग तो नीला पड़ गया था। हाय राम, आप जल्दी से बैठो, मैं साफ करके बिटाडीन लगा देती हूँ ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। मीना अपने पति को दवाई लगा ही रही होती है, तभी अचानक उसके पति का रंग भी नीला और हरा पड़ने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा डरावना बन जाता है। ये आपको क्या हो रहा है? आपका रंग हरा क्यों पड़ रहा है? आप ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। उतने में ही वो आदमी अचानक झपट्टा मारता है और अपनी ही पत्नी पर टूट पड़ता है। वो उसे एक तरफ से बुरी तरह काटने लगता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। पत्नी दर्द से चीख उठती है और फिर बिना पीछे देखे वो आदमी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और घर से बाहर निकलने लगता है, जैसे अब उसे किसी और शिकार की तलाश हो। अब गांव में 3 लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनकी भूख सिर्फ इंसानों के मांस से मिटने वाली थी और अगला शिकार कोई भी हो सकता था। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम चामुंडे विच्चे स्वाहा। ह्रीं क्लीं काली शक्ति जागृत हो। अंधकार की देवी प्रकट हो। मम वशम कुरु स्वाहा। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम चामुंडे विच्चे स्वाहा। ह्रीं क्लीं काली शक्ति जागृत हो। अंधकार की देवी प्रकट हो। मम वशम कुरु स्वाहा। हर गांव में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां लोग रात में जाने से डरते हैं। सूरजपुर गांव के किनारे भी एक ऐसी ही जगह थी। माँ, तो क्या अब हम इसी गांव में रहने वाले हैं?
हाँ बेटा, अब यही हमारा नया घर है। शहर में जो कुछ हुआ, उसके बाद हमारे पास यहाँ आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन माँ, ये गांव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और ये गांव भी हमें अपना ही लगने लगेगा। देखो बेटा, ये है हमारे पुरखों की हवेली, अब से हम यहीं रहेंगे। माँ, ये हवेली तो बहुत बड़ी लग रही है। क्या हमारे पुरखे बहुत अमीर थे? हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो। कभी ये हवेली बहुत रौनक से भरी रहती थी। चलो बेटा, अब हवेली के अंदर चलते हैं। सफर बहुत लंबा था, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम कर लेते हैं। माँ, हवेली तो बहुत सुंदर और बड़ी है। इसमें रहने का तो मजा ही आ जाएगा। कितना मजा आएगा ना। माँ, मैं हवेली पूरी देख लेता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम घूम लो और गांव में एक चक्कर लगा आना। आते समय कोई भी सब्जी ले आना। तुम्हारे पापा के आने से पहले मैं खाना बना दूंगी। ठीक है माँ, आप आराम कर लो, मैं सब्जी लेकर आ जाऊंगा। रोहित हवेली से बाहर निकलता है। सामने हरा भरा गांव, कच्चे रास्ते और इधर उधर घूमते लोग दिखाई देते हैं। रोहित धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगता है। वाह, कितना शांत और सुंदर गांव है। यहाँ रहना तो सच में मजेदार होगा। थोड़ा आगे जाने पर रोहित को एक छोटी सी सब्जी की दुकान दिखाई देती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी सब्जियां बेच रहा होता है। नमस्ते बाबा, मुझे थोड़ी सब्जी दे दीजिए। नमस्ते बेटा, तुम यहाँ नए लग रहे हो। किस घर में रहते हो? जी बाबा, मैं सामने वाली पुरानी बड़ी हवेली में अपनी माँ के साथ रहने आया हूँ। जैसे ही बूढ़ा आदमी हवेली का नाम सुनता है, उसका चेहरा अचानक डर से बदल जाता है। क्या कहा? उस पुरानी हवेली में? बेटा, वो हवेली ठीक नहीं है। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत डरावनी बातें कही जाती हैं। क्यों बाबा, उसमें क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी इधर उधर देखने लगता है, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। कई साल पहले उस हवेली में एक तांत्रिक आया था। वो वहां काला जादू करता था। कहते हैं उस रात के बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कैसी घटनाएं? रात को हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की। गांव के लोग तो शाम के बाद उस तरफ जाते ही नहीं। रोहित ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालता है। लेकिन बाबा, हम तो अब वही रहने वाले हैं। बेटा, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत उस हवेली को छोड़ देना। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना अच्छा नहीं होता। रोहित सब्जी लेकर वापस हवेली की तरफ चल पड़ता है, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका होता है। माँ, मैं सब्जी ले आया और किचन में रख दी है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया। अब जरा हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना बनाने लगती हूँ। माँ, मैंने जिससे सब्जी ली वो हवेली के बारे में कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था बेटा? वो कह रहा था कि इस हवेली में पहले कोई काला जादू करता था और रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। लोग तो बेटा बहुत कुछ कहते रहते हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। लोग ऐसी अफवाहें इसलिए फैलाते हैं ताकि इस हवेली का रेट कम हो जाए। माँ, मैं खाना बाद में खा लूंगा। पहले गाँव घूम आता हूँ। मेरा एक दोस्त बना है, उसके साथ थोड़ा घूम कर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा देर मत करना और जल्दी घर वापस आ जाना। और सुनो बेटा, तुम्हारे पापा को काम आ गया है, इसलिए वो 2 दिन बाद आएंगे, तो ज्यादा मस्ती मत करना। रोहित तो गांव घूमने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी माँ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। अरे, ये दरवाजा बंद क्यों है? चलो खोलकर देखती हूँ अंदर क्या है। जैसे ही रोहित की माँ दरवाजा खोलती है, अंदर से अचानक बहुत सारी चमगादड़ उड़कर बाहर निकलती हैं। रोहित की माँ डर जाती है और थोड़ा पीछे हट जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उस डरावने कमरे के अंदर जाने लगती है। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और जमीन पर इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। यह सब देखकर सोनम बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? यहाँ तो सच में काला जादू होता था। डर के मारे सोनम तुरंत वहां से भागकर बाहर आने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर
जमीन पर पड़ी एक डरावनी गुड़िया पर पड़ जाता है। जैसे ही सोनम का पैर उस गुड़िया को छूता है, कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब सोनम नहीं रही थी, उसके अंदर उस तांत्रिक की आत्मा आ चुकी थी। शाम हो चुकी थी। रोहित गांव में थोड़ा घूमकर वापस घर लौट आया। जब वह हवेली के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। लगता है माँ बहुत थक गई थी, सोने दो उन्हें। रोहित अपनी माँ को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया और बिस्तर पर लेट गया। रोहित सो तो गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद हवेली में किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। ये कौन रो रहा है? कौन है वहाँ? लेकिन तभी अचानक हवेली में किसी के डरावने हंसने की आवाज गूंजने लगी। माँ, अब हो क्या? कौन है वहाँ? माँ, अब कहाँ हो? रोहित डरते डरते अपनी माँ के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ जो हुआ उसे देखकर रोहित के होश उड़ जाते हैं। माँ, अब कहाँ हो? आपके कमरे में तो कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? रोहित जैसे ही ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर दीवार के साथ उसकी माँ डरावने तरीके से चिपकी हुई बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। माँ, आप ये क्या कर रही हो? बेटा रोहित, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बचा लो प्लीज बेटा, अपने पापा को कॉल करो। अचानक उसकी आवाज बदल गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आ गया हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। जैसे ही रोहित हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, अचानक उसकी माँ दीवार से नीचे गिरकर बिस्तर पर आ जाती है। बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? सब ठीक है ना? और मेरा शरीर इतना थका थका क्यों लग रहा है? मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? रोहित अपनी माँ की ये बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ को सच बताए या नहीं, क्योंकि जो अभी अभी हुआ था वह बहुत ही डरावना था। माँ, अब सो जाओ, अब बहुत थक गई हो। रोहित अपनी माँ के पास हनुमान चालीसा की किताब रख देता है ताकि सब ठीक रहे और कोई बुरी शक्ति पास ना आए। हेलो पापा। रोहित बेटा, तुमने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? वहाँ तुम्हारी माँ ठीक है ना? आखिर बात क्या है बेटा? मुझे बहुत चिंता हो रही है, जल्दी बताओ। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आप प्लीज जल्दी गांव आ जाओ। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी निकल रहा हूं। बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मेरा बेटा, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अब उठ गई? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? बेटा, अजीब सा लग रहा है, दिल कर रहा है रोने का। मुझे बाथरूम जाना है, मैं जाकर आती हूँ। जैसे ही उसकी माँ बिस्तर से उठती है, वह अचानक हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ, क्या हुआ? अब क्या कर रही है? देखो, जो भी हो मेरी माँ को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इतने में रोहित की माँ अचानक गायब हो जाती है। कहाँ चले गए आप? माँ आ जाओ वापस। कहाँ चले गए आप? रोहित डर और घबराहट में गांव वालों को बुलाता है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो और इतनी रात को बाहर क्यों हो? मेरी मम्मी गायब हो गई है, अंदर नहीं है। इतने में रोहित के पापा भी आ जाते हैं। पापा, मम्मी नहीं मिल रही, मम्मी गायब हो गई है। क्या? क्यों मम्मी नहीं मिल रही? कहाँ गई मम्मी? क्या हुआ, सारी बात बताओ। इतने में रोहित सारी बात सबको बता देता है। जैसे ही गांव वाले ये सुनते हैं, सब डर जाते हैं और मम्मी को ढूंढने का उपाय करने लगते हैं। पूरा गांव रोहित के साथ था।
गांव के कुछ लोग रोहित की माँ का पता लगाने के लिए एक बाबा के पास जा रहे थे। तभी अचानक सामने से कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के होश उड़ गए। रोहित बेटा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, मेरी मदद करो। इतना बोलते बोलते रोहित की माँ बेहोश हो गई। अगली सुबह रोहित अपने पापा के साथ और गांव के कुछ लोग गांव के एक पुराने बाबा के पास गए। क्या हुआ बच्चों? तुम सब लोग आज मेरे पास, सब ठीक तो है ना? उसके बाद रोहित और रोहित के पापा बाबा को सारी बातें डिटेल में बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा थोड़े उदास हो जाते हैं। बाबा अपने मुंह में मंत्र बोलने लग जाते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जिसे मैंने बहुत साल पहले बंद किया था, वो अब आजाद हो गया है। उसे फिर से बंद करना पड़ेगा, लेकिन अब इससे उस औरत की जान भी जा सकती है। इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। बाबा उस पुरानी हवेली में आ जाते हैं। बाबा को देखकर तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। तो तुम आ गए। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। इस बार तुम नहीं बच सकते। इस बार तुम्हारा पक्का इलाज करके ही रहूंगा। बहुत हुए तेरे कुकर्म, अब तू गया। आत्मा जैसे ही नुकसान करने की कोशिश करती है, उससे पहले ही उसे बांध दिया जाता है और उसके आसपास गंगा जल रख दिया जाता है ताकि वह भाग ना सके। बाबा उस आत्मा को बांधकर उसे एक बोतल में डाल लेते हैं। अब रोहित की माँ और पूरा गांव के साथ साथ ये हवेली भी सुरक्षित थी, लेकिन रोहित की माँ अभी बेहोश थी। बेटा, अब सब ठीक है, इसे सोने दो और इसे कुछ दिनों तक कुछ मत बताना। जैसे ही यह उठे, उसे गंगा जल पिलवा देना और यह धागा इसके हाथ में बांध देना। यह धागा इसके हाथ में 3 दिन तक रहना चाहिए। 3 दिन बाद इसे पानी में बहा देना। इस तरह रोहित की माँ की पूरी देखभाल की गई और बाबा ने अपनी सारी शक्ति से सुनिश्चित किया कि कोई भी खतरा अब पास ना आए।